Hello students, welcome to the world of biology with Ahmed Excellence classes. बायोमोलिक्यूल चैप्टर पर डिस्कस कर रहे थे और बहुत सारे टॉपिक्स हमने इससे रिलेटेड डिस्कस कर दिया है। हमने माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल इनके बारे में जानकारी ली है, इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन समझने की कोशिश की है। आज मुझे मैक्रोमोलिक्यूल्स का कंसेप्ट बताना है कि हम मैक्रोमोलिक्यूल हम किससे कहेंगे। आप लोगों को पता है हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था? यस, हमने डिस्कशन किया था कि हमको किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को अगर मालूम करना है, उसका केमिकल एनालिसिस करना है, तो केमिकल एनालिसिस करने के लिए हमको एक प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है। वैसे तो 3 अलग अलग प्रोसेस हमारे एनसीईआरटी ने डिस्कस किए हैं, उसमें से हमने थोड़ा सा डिटेल में जो मेथडोलॉजी डिस्कस की है वो है हमने एक पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल का एक टिश्यू लिया था, उसको ग्राइंड किया था, उसको मिक्स किया था ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में, और दोनों को मिक्स करने के बाद हमने उसको फिल्टर किया था और जो बच गया था उसे रिटेंट कहा था, जो उसे हम रेसिड्यू भी कह सकते हैं, जो बच गया था, और जो पास हो गया था आसानी से उसे हम फिल्ट्रेट कह सकते थे, लिक्विड। तो जो बच गया था, जो रेसिड्यू है, उसे हम मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल। मैक्रोमोलिक्यूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल कहेंगे, जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में आसानी से डिसॉल्व नहीं हुआ है। ऐसे कंपोनेंट को हम एसिड इनसॉल्युबल पूल और मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। और जनरली इसमें आएंगे पॉलीसैकर, पॉलीमर्स, इसमें जनरली आएंगे पॉलीमर्स। एग्जाम्पल लेते हैं हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो पॉलीमर फॉर्म में है, और लिपिड्स भी ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में ही आएंगे इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, उसके बाद जो आसानी से फिल्टर हुए थे उसे हमने कहा था माइक्रोमोलिक्यूल और एसिड सॉल्युबल पूल। माइक्रोमोलिक्यूल और एसिड सॉल्युबल पूल कहा था। एसिड सॉल्युबल पूल में मोनोमर आए थे। एसिड सॉल्युबल पूल में क्या आए थे प्यारे बच्चों? मोनोमर, जो कि स्मॉल और सिंगल कंपाउंड है। प्रोटीन का मोनोमर है मान लो अमीनो एसिड। कार्ब्स में जो मोनोसैकेराइड है वो आएंगे। ठीक है, अब यहां पर इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में जो कि एनसीईआरटी ने हेडिंग दिया है मैक्रोमोलिक्यूल, वहां पर एनसीईआरटी ने क्या कहा है? हमारे बुक में ये कहा गया है कि जिन सब्सटेंस का 18 to 800 डाल्टन अगर मॉलिक्यूलर वेट होता है, 18 से 800 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट होता है या उससे कम, तो वो सब आएंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल में। मतलब 1800 से ज्यादा अगर मॉलिक्यूलर वेट होता है प्यारे बच्चों, तो मैक्रोमोलिक्यूल के कैटेगरी में आने वाले सब्सटेंस है। लेकिन एक खास बात यहाँ पर क्या है? लिपिड की अगर बात की जाए तो ये लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस देन 800 डाल्टन है। मतलब लिपिड हमारा 800 डाल्टन से भी कम मॉलिक्यूलर वेट रखने वाला सब्सटेंस है, फिर भी हमने इसे प्यारे बच्चों एसिड इनसॉल्युबल पूल में लिया है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि ये कंप्लीटली एसिड इनसॉल्युबल पूल में नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ रिटेंटेंट, मतलब क्या? इन टर्म्स ऑफ रेसिड्यू प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू ये लिपिड इनसॉल्युबल ही होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये माइक्रोमोलिक्यूल में ही आएगा। तो मुझे बताइए इसको हमने एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों लिया है, और ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आसानी से डिसॉल्व क्यों नहीं हो पाता? क्या रीजन है इसके पीछे? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हमने जो प्रोसेस किया था ग्राइंडिंग का प्रोसेस और मिक्स किया था ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन को हमारे टिश्यू के साथ,
तो वहां पर एक बात हमको समझ में आती थी, वो ये थी कि ये पर्टिकुलर एसिड जो कि सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, उसके ग्राइंड करने के बाद ये छोटे छोटे वेसिकल्स बनाएगा, लिपिड्स के कैविटीज बनेंगे, छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और ये राउंडेड स्ट्रक्चर आसानी से फिल्टर नहीं हो पाएंगे। इनके इस प्रॉपर्टी की वजह से ये वैसे ही हमारे इनसॉल्युबल पैटर्न में नजर आएंगे, आसानी से ये फिल्टर नहीं हो पाएंगे जैसे दूसरे लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस फिल्टर होते हैं। तो ये इसके पीछे रीजन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल की, तो माइक्रोमॉलिक्यूल में ज्यादातर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ही दिखाई देंगे। मतलब जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसके कंटेंट ज्यादातर माइक्रोमॉलिक्यूल में दिखाई देंगे, और मैक्रोमॉलिक्यूल में ज्यादातर साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स के कंटेंट हमें दिखाई देंगे। साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स मतलब ये हुआ कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल में सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म के कंटेंट हमें दिखाई देते हैं, जबकि स्मॉल और माइक्रो मॉलिक्यूल अगर होते हैं तो वहां पर हमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट दिखाई देते हैं। मतलब ये हुआ है कि सेल ऑर्गेनेल्स के कंटेंट में ज्यादातर प्रोटीन्स होते हैं और मल्टीपल चेन कंपाउंड होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे अबंडेंट मॉलिक्यूल है इन टर्म्स ऑफ केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू वो वाटर है। वाटर सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। उसके बाद प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी का चार्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर डिग्री दिया है कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वाटर है, उसके बाद प्रोटीन है, पूरी सीक्वेंस दी हुई है। ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट है, इसको रिलेट कर सकते, मैच द करेक्ट पेयर बोलकर क्वेश्चन आ सकता, उसमें आपको ये रिलेट करते आना चाहिए। ठीक है, तो रिलेट कैसा करेंगे, सबसे ज्यादा क्वांटिटी, फिर ऐसा ऑर्डर में भी याद रख सकते हैं, और क्वांटिटेटिव वाइज परसेंटेज वाइज भी एनसीईआरटी के हिसाब से आप लोग याद रख सकते हो। पूरे के पूरे टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर करना जरूरी है। रीजन मालूम होना जरूरी है कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कम होने के बाद भी ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों आता है, ये सब रीजन हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा लेक्चर, ये मैं उम्मीद करता हूं। और मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और पढ़ाई के लिए तैयार नहीं है। ये वक्त वापस नहीं आने वाला, ये कीमती वक्त है। ये वक्त का नुकसान आपको ये हो सकता है कि आपने 12वीं में जागना है, और आप 12वीं में अगर जागोगे तो आपको एक साल रिपीट करने की भी जरूरत पड़ सकेगी। तो उस वक्त में जो एक साल आपका जिंदगी का है वो आप क्यों वेस्ट कर रहे हो। रिपीट करना ही है तो अभी से पढ़ाई करो, रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिंदगी का एक साल बच जाएगा आप लोगों का। तो मेरी 11th के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर्स देखिए और लेक्चर्स में कमेंट करिए, उसे शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। मेड एक्सीलेंस क्लासेस आपके लिए हर वक्त आपके डाउट क्लियर करने के लिए तैयार है। एक्सपर्ट टीचर की टीम है, मास्टर फैकल्टीज है और अफोर्डेबल है। बहुत ज्यादा काबिल टीचर्स है। मैं अपने मुंह से खुद की तारीफ क्या करूं, मेरे स्टाफ की बात कर रहा हूं। साथ में जो लोग हैं वेल क्वालिफाइड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है, सब्जेक्ट के अपने मास्टर्स है। आपने लेक्चर अटेंड करना है, पहला चैप्टर जैसा पढ़ाते हैं वैसे ही उनका आखिरी चैप्टर भी होता है। तो होप आप लोग इन सब कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे। बायोलॉजी के कंसेप्ट को भी आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर इसमें भी कोई डाउट होते हैं तो बी फ्रैंकली आप मुझसे शेयर कर सकते हैं आपके क्वेश्चंस। आपके लिए हम वक्त तैयार है, बर वक्त हाजिर होंगे। अगर लेक्चर में होंगे तो फिर आपको लेट रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर लेक्चर में नहीं होंगे तो आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा हर बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रहा हो।